हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर होता है और 50 नंबर का होता है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2017, ठीक है, हम बिल्कुल ही 2017 के पेपर 2018 के इस तरीके से बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जितने भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपका जो आगामी पेपर होने वाले हैं उसको भी बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है जो कि 15 होता है, ठीक है। और उसके बाद अति लघु पूछे जाते हैं जो कि उसकी भी संख्या कितनी होती है, 15 होती है। और उसके बाद 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि लघु उत्तरीय होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देख सकते हो, बिल्कुल सॉल्व है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालक में। तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का उद्देश्य में, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई थी? विश्वविद्यालय की शिक्षा सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम एवं बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, यानी राम मूर्ति समिति क्यों गठित हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु समीक्षा। अगला आपका प्रश्न है कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी, तो वो हो जाएगा करेक्ट उच्च शिक्षा से, ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका प्रश्न है कि उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, 7 मार्च 1835 को। तो उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था तो 19 जुलाई 1854 को, ऑप्शन नंबर और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है कि निषय दंड सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, उड ने, फ्रांसिस ने। तो निषय दंड सिद्धांत जो दिया था वो दिया था मैकाले ने। 6 आपका प्रश्न है कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आप देख सकते हो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से आप सभी को वर्तमान भारतीय समाज या कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, तभी आप सभी का अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइए और डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तो सन 1835 में। 7 आपका प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रौजा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था वो था उपनयन संस्कार। 8 आपका प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवा अवस्था से। तो प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है तो यहाँ पे देखिए बाल्यावस्था से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 आपका प्रश्न है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु का, राजा राम मोहन राय का। तो फ्रेंड बिल्कुल ही हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, अरस्तु का। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामूहिक विकास। तो फ्रेंड शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो है सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? रूसो का, एडमस का, नन का, अरस्तु का। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, यह कथन जो है ये रूसो का है, ऑप्शन नंबर और यहाँ पे राइट हो जाएगा। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम था वो था फारसी, ऑप्शन नंबर 100। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वेदों से। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फॉरवेल, मॉन्टेसरी, रूसो, हर्बर्ट। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं फॉरवेल, ऑप्शन नंबर और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है कि पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे, श्री अरविंद घोष ने पांडिचेरी में महान शिक्षा शास्त्री आश्रम की स्थापना की थी। तो ये थे कुल 15 क्वेश्चन जो कि 15 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब देखिए अति लघु स्टार्ट होता है जिसमें आपका भी 15 होता है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरवेल, यानी पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले पहले विचारक का नाम जो है वो है फॉरवेल। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद जो है वो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। शिक्षण विधि के जनक है सुकरात। ठीक है, अगर हम प्रश्नोत्तर विधि के भी बोले तो सुकराती होते हैं। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। फॉरवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? तो 1839 में फॉरवेल ने किंडरगार्टन आरंभ किया था। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्य समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करती है और उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करती है। देखिए फ्रेंड्स, इससे आप देख सकते हो कि जो आपके अति लघु क्वेश्चन है मात्र 2 लाइन में इसको पूरा कर दिया जा रहा है। तो आप इसी तरह आप अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का होता है तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए समाज के प्रमुख कार्य यही होता है कि समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करती है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय भी सहायता करती है। मूल्य का अर्थ क्या है बताइए? यानी मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है। इसका जो डिफिनीशन हो जाता है, व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वो महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए, उसे ही हम मूल्य। ठीक है, 23 आपका प्रश्न है कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता। ये सभी क्या है? बाल अपराध के प्रमुख बिंदु है, तभी तो बाल अपराध वो करता है ना। अगला जो आपका प्रश्न है कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खोला गया था? तो सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कोलकाता मदरसा खोला गया था। 25 आपका क्वेश्चन है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सन 1791 में जो नयाल ढक्कन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया गया। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था? तो 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया था मैकाले ने। उड का घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो उड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषणा की थी। 28 आपका क्वेश्चन है कि निरऔपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो आयु को कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, निरऔपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? तो इसमें आयु का कोई भी बंधन नहीं होता है। शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राष्ट्र कल्याण के लिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो महोदय जी का है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो बाल्यावस्था, जिसमें आपका 6 से 12 वर्ष तक अभी बहुविकल्पीय प्रश्न में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो ये तो कुल थे आपके अति लघु क्वेश्चन जो कि 15 थे। ठीक है, और हम बहुत ही जल्दी डिस्कस कर रहे हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। अब देखिए यहाँ से आपका लघु उत्तरीय स्टार्ट हो रहा है जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थी? इसकी नियुक्ति कब हुई? देखिए बस केवल क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। अब यहाँ आप सोचेंगे कि हम क्या लिखें, इसमें तो 50 वर्ड में लिखना होता है। कुछ नहीं करना है, जब पूछे केवल और केवल प्रश्न को देखिए। सबसे पहले पूछा है कि अध्यक्ष कौन है और इसकी नियुक्ति कब हुई, तो बस हम अध्यक्ष का नाम बता देंगे और इसकी नियुक्ति। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहा होता है कि हाँ माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, तब हम 1 से 2 लाइन लिखेंगे। बट जब यहाँ बस केवल और केवल पूछा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है और इसकी नियुक्ति कब हुई, तो केवल और केवल नाम और कब हुआ, यानी जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इसकी नियुक्ति जो हुई थी वो 23 सितंबर 1952 को हुई थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष और इसकी नियुक्ति। तो इसकी जो शिक्षा के आयोग जो इसके अध्यक्ष थे वो मुदालियर थे और नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। हंटर कमीशन की विशेषता क्या है? हंटर कमीशन आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व तो भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। ठीक है, अब देखिए उड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए।
उठ के घोषणा पत्र के 4 दोष कौन कौन से हैं? सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूरी तरह राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही आधिपत्य स्थापित कर दिया। और दूसरा जो दोष था, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने से सरकार को सहयोग दे सके। तीसरा जो था कि भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना था, इससे भारतीयों को विशेष लाभ न पहुंच सका। चौथा, भारतीय भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया गया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी और देसी भाषाएं जो थी वो विलुप्त हो गई, यानी खत्म हो गई। तो ये थे उड़के घोषणा पत्र के 4 दोष, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। तो मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। पहला, वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य और पाश्चात्यवाद जो भी विवाद था उसको समाप्त किया। और दूसरा कि मैकाले के यूरोप पत्र ने भारत के लिए प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। और आप सभी को पता है कि प्राच्य और पाश्चात्य क्यों विवाद हुआ था, क्योंकि जो भारत के लोग थे वो चाहते थे कि हमारी जो भी शिक्षा यानी जो भी हमारी संस्कृति है उसी के आधार उसी भाषा में पढ़ाया जाए, लेकिन जो अंग्रेज थे वो कहते थे कि आपका शरीर और मन तो भारतीय, शरीर जो रहेगा वो भारतीय रहेगा, लेकिन जो मन रहेगा, थिंकिंग रहेगी, सोच रहेगी, वो बिल्कुल अंग्रेज रहेगी। तो इसी पे विवाद हुआ था, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। तो ये था मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। तो 35 आपका प्रश्न है कि मिशनरी स्कूल की विशेषताएं लिखिए। मिशनरी स्कूल क्या है? तो कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है और आधुनिक शिक्षण विद्या का प्रयोग किया जाता है और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। 36 आपका प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ था? तो सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001 से 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी और इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में कुल खर्चा आप देख सकते हो कि 13,328.79 करोड़ खर्च किए गए थे, जो कि हमने कल जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है कि 2009 तक कुल कितने खर्च हुए थे प्रारंभिक शिक्षा में। तो सेम यही आपका क्वेश्चन है। और देखिए वर्तमान, क्योंकि जो आपका वर्तमान भारतीय है और प्रारंभिक शिक्षा है, इस तरीके से क्वेश्चन रिलेट करके जैसे कि आपका बाल विकास है अधिगम मिलता जुलता है, तो उसी प्रकार आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो इसलिए क्वेश्चन मैच कर रहा है। अब देखिए अगला जो है कि 37 की बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया? जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के सक्षम उपस्थित किया जाता है। और भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों को एवं 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के अपराध करने पे बाल अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। यानी आप कह सकते हो कि 18 से 16 वर्ष जो बालक होते हैं वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं और जो 18 वर्ष की आयु की लड़कियां होती है वो भी बाल अपराध की में सम्मिलित की जाती है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा कानूनी विरोध कार्य बाल अपराध है। अगला जो आपका 38 प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। तो राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु हम विद्यालय में 3 तरीकों को अपना सकते हैं। जो अग्र प्रकार देख सकते हो कि राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन कौन कौन से हैं? बौद्धिक साधन, शारीरिक साधन और संवेगात्मक साधन। तो फ्रेंड्स आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहला बौद्धिक साधन, जिसमें आप कह सकते हो उसमें उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनकी योजना बनाने में बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जिसमें 2 साधन निहित है, एक तो पाठ्यक्रम क्रियाएं, दूसरा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। देखिए पाठ्यक्रम क्रियाओं के अंतर्गत हम बालकों को प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में इस आधार पर परिवर्तन करना होगा कि पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय एकता के भाव को प्रारंभ से ही उत्पन्न किया जा सकता है। और देखिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में हमें लोकगीतों,
कहानियों, महान व्यक्तियों का जीवन परिचय, समाज की दशाएं, मानव भूगोल आदि के अध्ययन पर विशेष ध्यान देना होगा। और माध्यमिक स्तर पर छात्रों को भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आदि का ज्ञान कराया जाए व विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के भाषा ज्ञान में वृद्धि की जाए तो उन्हें देश के विभिन्न प्रांतों में पढ़ाने हेतु भेजा जाए। दूसरा जो आप कह सकते हो कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा हम छात्रों के अंदर बहुत ही सहायता यानी राष्ट्रीय एकता की भावना विकास कर सकते हैं। हम देश के विभिन्न प्रांतों के प्रमुख त्योहार विद्यालय मनाने चाहिए। छात्रों को विभिन्न प्रांतों में विचारों का आदान प्रदान करने हेतु भेजना चाहिए। और जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि जो आपका पाठ्य सहगामी है इसमें बहुत सारे एक्टिविटी खेल के द्वारा, कहानी के द्वारा इस तरीके से करवाए जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है शारीरिक साधन, यानी इसमें हमें विद्यालय में छात्रों को इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने के अवसर प्रदान करने होंगे जो बालक में देश प्रेम का भाव उत्पन्न करा सके। उदाहरण के लिए एनसीसी द्वारा अनुशासन का गुण उत्पन्न करना, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सेवा भाव उत्पन्न करना, स्काउटिंग गाइडिंग द्वारा देश प्रेम व मानव सेवा का भाव उत्पन्न करना। उसी प्रकार देखिए संवेगात्मक साधन में राष्ट्रीय एकता का स्थापित करने की आधारशिला संवेगात्मक एकता है और छात्रों को उचित संवेगों का प्रशिक्षण विद्यालय वातावरण में दिया जाना चाहिए। उन्हें संकीर्णता से परे रखना चाहिए जिसमें कहानी, नाटक, चित्र इत्यादि के माध्यम से हमें छात्रों में देश प्रेम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए। देखिए 39 आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हो, शिक्षा के विकास के लिए किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है सफाया व शाहिदा के अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय एकता वह सूचित चेतना है जो विश्व समाज में एक राष्ट्र का अस्तित्व बनाए रखती है तथा एक राष्ट्र यदि अपना अस्तित्व कायम रखना चाहता है तो उसे विश्व समाज में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा तथा युद्धों से बचना होगा। उसी प्रकार देखिए गोल्ड स्मिथ ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य है न कि किसी और देश का नागरिक है। और देखिए स्टेटमेंट है डॉक्टर WHC लैब्स के अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। अब देखिए यहाँ की शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किस प्रकार होगा। तो यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा के संबंध में विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान को माध्यम बताते हुए निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला, सामाजिक अध्ययन द्वारा छात्रों को नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो कक्षा, विद्यालय तथा समाज ही इस शिक्षण को देने हेतु प्रयोगशाला का रूप लेगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यह विश्व छात्रों को विश्व के प्रमुख अंगों के बारे में जानकारी देगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि छात्रों के अंदर आवश्यक मनोवृत्तियों व कौशलों का विकास करना। चौथा पॉइंट कि वर्तमान विश्व में सभी समस्याओं में रुचि लेने हेतु छात्रों को प्रेरित करना। पांचवा पॉइंट जो कहता है कि छात्रों को तर्क, निर्णय व आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना। छठा पॉइंट कहता है कि भूगोल के अध्ययन द्वारा छात्रों को प्राकृतिक संपदा का ज्ञान कराना व खाद्य समस्या की उन्हें जानकारी देना। सातवां पॉइंट कहता है कि विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर तथा आर्थिक आधार पर पाए जाने वाली विभिन्नता को दूर करना और एक समुदाय का दूसरे समुदाय से संबंध बताना। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका 39। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि मूल्य की परिभाषा क्या है। मूल्य के लिए अंग्रेजी शब्द वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यदि हम इस श्री यानी वैल्यर से बना है, ठीक है। वैल्यर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व, जिसके द्वारा कोई वस्तु लाभदायक या सम्मान योग्य बनाती है। इस प्रकार मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है कि व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। यह गुण आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त मूल्य शब्द का दार्शनिक एवं शैक्षिक अर्थ भी है। जैसे कि दर्शन शास्त्र में मूल्य एक शुद्ध सूक्ष्म तत्व है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये क्लियर हो गया होगा कि मूल्य क्या, जिसे इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं। और वैल्यू जो है कि ग्रीक जो है कि लैटिन भाषा वैलियर से बना है, ठीक है, जिसका सिंपल अर्थ होता है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व। और आप सभी को पता भी होगा कि हर एक व्यक्ति का अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि हमारा भी एक वैल्यू है, हमारे पास भी कुछ योग्यता है, उपयोगिता है, कीमत है, महत्व है। तो इस तरीके से ये 2017 में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के
बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जस्ट जल्दी जल्दी क्यों डिस्कस किया, क्योंकि अगर अभी हम समझाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, तब बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप पेपर पैटर्न को देख सकते हो कि अभी आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप उसको शुरुआत से पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसलिए आप बहुत ही शुरुआत से और बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो टेट हो, सुपर टेट हो, उतना दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए आप जितने भी 4 सेमेस्टर है इसको बहुत ही अच्छे से, और चारों सेमेस्टर की कॉपी मतलब बहुत ही अच्छे से रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं।